और पर्सनली यहाँ के पाकिस्तानियों से मिलने के बाद मेरा नज़रिया थोड़ा अलग हो गया। मतलब एक इंडिया में कुछ अलग इमेज होती है। जिस तरह जब भी पाकिस्तान इंडिया का प्रॉब्लम होता है तो बीच में एक फैक्टर होता है कश्मीर का। तो आप एक एजुकेटेड इंडिया की नागरिक हैं, तो आप इस चीज़ को, अगर आपके ख्याल में इस चीज़ कश्मीर का सल्यूशन अगर देखा जाए, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जो है मेरे साथ बैठी हैं भाग्यश्री, और भाग्यश्री आज अपना फुल नेम भी बताएंगी, क्योंकि उनका जो भाग्यश्री के बाद जो नाम है वो प्रोनाउंस करने में मुझे भी प्रॉब्लम होती है। तो ये इनका पीएचडी का फाइनल ईयर है मेरी तरह। तो मैं जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरव्यू कर रहा हूँ कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, लाइफ कैसी रही यहाँ पे जापान में। तो आज भाग्यश्री से बात करेंगे। तो सबसे पहले भाग्यश्री, आपका फुल नेम बताएं हमें। नमस्ते, मेरा नाम भाग्यश्री प्रमोद तोडनकर है। मैं इंडिया से हूँ और मैं फाइनल ईयर पीएचडी स्टूडेंट हूँ फिजिक्स डिपार्टमेंट में। तो बेसिकली आप इंडिया से कहाँ से हैं? इंडिया से? मैं मुंबई से हूँ। ठीक है। और वहाँ पे आपने कहाँ से की एजुकेशन? मुंबई से मैंने मतलब मेरे घर के काफ़ी करीबी सारे कॉलेजेस थे। मेरा मास्टर्स का कॉलेज काफ़ी दूर था, 1 घंटा दूर ऐसा कुछ, लेकिन मेरा पूरा एजुकेशन मुंबई में ही रहा है, मुंबई यूनिवर्सिटी। और भाग्यश्री का और हमारा जो है, हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही पाकिस्तानी है, तो हमारा इस तरह होता है। वैसे प्लान करके तो नहीं मिलते, आज मैंने प्लान करके भाग्यश्री से टाइम लिया है। अदरवाइज घूमते फिरते रोड पे कहीं मिल जाए ना, फिर टाइम का पता नहीं चलता, फिर घंटों तक बातें चलती हैं या कहीं बैठ जाते हैं, फिर बातें खत्म नहीं होती हैं। तो इसी तरह ही होता है हमारा मिलना। तो लेकिन आज जो है मैंने प्लान करके भाग्यश्री से टाइम लिया कि इंटरव्यू करना है। तो फर्दर भाग्यश्री बताएंगे कि आप एक्सपीरियंस पीएचडी का। अच्छा एक्सपीरियंस तो मेरा पीएचडी में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। ऑब्वियसली आपको पीएचडी में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है जो आपने कभी किया नहीं है। आपको एक एक्सपोजर मिलता है नई टेक्निक्स के साथ, आपको हैंड्स ऑन नई मशीन्स पे काम करने को मिलता है। आप कुछ नया भी सीख रहे हैं, आप अपना खुद का टेक्निक भी डेवलप कर रहे हैं, आपका खुद का नॉलेज भी इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन साथ ही बाकी भी मुश्किलें आती है उसमें, जैसे आप घर से दूर हैं तो, और अगर आप मेरी तरह, जैसे कि मैं घर से ज़्यादा दूर रही नहीं हूँ कभी, मतलब 1 महीने के ऊपर कभी दूर नहीं रही। तो अगर आपको घर से दूर रहने की आदत नहीं है तो होम सिकनेस बड़ा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन वो काफ़ी आपके दिमाग पे चढ़ सकता है। दूसरा एक ये है कि अब तो पैंडेमिक भी आ गया है, तो पैंडेमिक में पीएचडी और मुश्किल हो जाती है। लेकिन लकीली जापान गवर्नमेंट ने हमें काफ़ी हेल्प किया है, यूनिवर्सिटी ने काफ़ी फंडिंग के मामले में हेल्प किया है। तो उस तरह से, और प्रोफेसर्स की भी, ऑब्वियसली प्रोफेसर्स की भी हेल्प रही है। तो उस तरह से यहाँ मुझे इतनी मुश्किल नहीं आई जितनी मैंने सोची थी कि जनरली पीएचडी में जैसे आनी चाहिए। दूसरी मतलब मैं प्राइवेटली फंडेड स्टूडेंट हूँ। मैं किसी स्कॉलरशिप पे नहीं थी जब मैं यहाँ आई थी। पूरा प्रोफेसर के लैब के फंडिंग के ऊपर था, और दैट वॉज नॉट इनफ। वो काफ़ी नहीं था, मतलब यहाँ सर्वाइव करने के लिए वो अमाउंट इनफ नहीं थी। तो मुझे साथ ही में टीचिंग असिस्टेंट का जॉब भी करना पड़ा है इसी कॉलेज में। साथ ही में किसी और चीज़ों में वॉलंटियर किया हो या ऐसा कुछ, वहाँ से अपनी एक पार्ट टाइम पेमेंट कमानी पड़ी है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप पढ़ाई के साथ वर्क मैनेज कैसे करते हो। वो मतलब जब आप पीएचडी कर रहे हो तो वो एक फोकस्ड वर्क है, तो आपको चाहिए कि आपका अटेंशन कहीं डाइवर्ट ना हो जाए। लेकिन आप कोई और जॉब ले लेंगे तो फिर आपका अटेंशन वो हट जाता है। तो इसीलिए मैंने टीचिंग का ही लिया, क्योंकि वो पढ़ाई से ही रिलेटेड था, तो इतना मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा उसका। बिना स्कॉलरशिप के पीएचडी तो मुश्किल है। आप क्या सजेस्ट करेंगी कि जिस तरह स्कॉलरशिप जो होती है बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो पाकिस्तान काफ़ी जो लोग मेरे चैनल देखते हैं तो वो इंडिया से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगी कि अगर स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप ना हो, प्रोफेसर की फंडिंग पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? डिपेंड करता है। अगर आपका प्रोफेसर आपको काफ़ी अच्छी फंडिंग दे रहा है, कितनी हो आप समझती हैं कि अब वो हर देश के हिसाब से चेंज होगी। और जैसे जापान के हिसाब से अगर आपको 1 लाख येन यानी कि 100,000 येन के ऊपर अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो आप यहाँ पर इजीली सरवाइव कर जाओगे, बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन उसके नीचे कोई भी अगर अमाउंट होगी तो आपको बड़ी मुश्किल होगी।
तो यही है कि जो लोग अगर उनको स्कॉलरशिप नेक्स्ट या कोई और स्कॉलरशिप, जैसे यहाँ पे हम आईची में हैं तो प्रोविंशियल स्कॉलरशिप भी होती हैं, आईची गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। अब गूगल पे लिखेंगे मैक्स, मैंने अपनी वीडियोस भी काफ़ी बनाई हुई है मैक्स पे, और आईची प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लिखेंगे तो वो भी आपको आ जाएंगी। तो अगर वो आपको नहीं मिलती तो आप प्रोफेसर से भी कांटेक्ट कर सकते हो कि वो आपको फंडिंग दे। अगर आपका उसका रिसर्च मैच करता है तो वो आपको फंडिंग प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन आप जो है, जिस तरह भाग्यश्री ने बताया कि तकरीबन 1 लाख येन से ऊपर अगर वो देता है तो आप फिर वो उसको एक्सेप्ट करें। अगर वो नीचे देता है तो फिर यहाँ पे आपका सर्वाइव करना बहुत टफ हो जाएगा। सही भाग्यश्री? Yes. और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तानियों के साथ आपका एक्सपीरियंस, हम भी फर्स्ट ही थे जो आपको मिले या कहीं बाहर पहले भी हमसे पहले किसी पाकिस्तानी से भी मुलाकात हुई है? नहीं, मैं पहली बार पाकिस्तानियों से जापान में ही मिली हूँ। अच्छा। और कहीं नहीं मिली मैं। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा लगा? ठीक होते हैं या आपको लगा टेररिस्ट होते हैं क्या? नहीं, काफी मेरी वीडियो में तो बड़ी गालियां खा रहा था मैं कि तुमको घुसने किसने दिया पाकिस्तान में और जापान में? मेरा ऐसा कोई, मैंने ऐसे कभी किसी पाकिस्तानी के बारे में ऐसा नहीं सोचा। मेरे लिए तो पड़ोसी जैसे ही है, मैं आपको पड़ोसी के जैसा ही देखती हूँ। बाकी भी जो हमारे पाकिस्तानी दोस्त है यहाँ पे, मेरे लिए तो वही पड़ोसी वाला ही माहौल है। अभी कुछ पड़ोसियों से बनती है, नहीं बनती है, लेकिन है तो पड़ोसी ही। तो ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आई। और पर्सनली यहाँ के पाकिस्तानियों से मिलने के बाद मेरा नजरिया थोड़ा अलग हो गया। मतलब एक इंडिया में कुछ अलग इमेज होती है, और हमारे यहाँ पर भी कुछ सिंधी है जो अलग है। मतलब उधर इंडिया में, हाँ, इंडिया की सिंधी जो है जो थोड़े अलग है। किस चीज़ में? मतलब बोलने में, दिखने में या बोलने में तो हम सब सेम ही दिखते हैं। लेकिन उनके जो रिवाज है, उनके जो कस्टम्स है वहाँ पर, वो जो प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेडिशंस वो जो वहाँ फॉलो करते हैं, वो और जो पाकिस्तानियों की जो सिंधी मैंने देखे वो मतलब थोड़ा डिफरेंट लगा, और एक अलग कल्चर दिखाई दिया मुझे। जैसे कि आपने रिसेंटली आपका एक कल्चरल वीडियो डाला था, एंड बड़ा सरप्राइजिंग लगा मुझे। मैंने अपने फैमिली के साथ भी वो वीडियो शेयर किया, और मेरी फैमिली भी सरप्राइज थी कि अच्छा, वहाँ पर भी ऐसा होता है, हमें तो पता ही नहीं था। वैसे तो मतलब मुझे यहाँ के मतलब पाकिस्तानी यहाँ पर जो मिले थे काफी फ्रेंडली लगे। एक बात मुझे अच्छी लगती है कि जो आपकी लैंग्वेज है, वो जो लैंग्वेज से जो तहजीब आती है, मुझे वो बड़ी पसंद है। शुक्रिया। और वो मुझे सबसे है ना, जो इंडियन लोगों का जो अच्छा लगता है, एक तो ये जिस तरह हम बोलते हैं ना कि क्या हाल है, तो अगला बोलता है कि उर्दू में जब बात करते हैं कि शुक्र अल्लाह का, या बेहतरीन, ज़बरदस्त, आप सुनाओ। तो जब इंडिया के दोस्त हम पूछते हैं क्या हाल है, तो वो बोलते हैं बढ़िया बढ़िया। तो ये बहुत क्यूट लगता है, प्यार लगता है, बढ़िया बढ़िया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो बाकी आप सुनाएं कि व्हाट्स योर प्लान्स आफ्टर पीएचडी, कि पीएचडी के बाद जो है जापान में रहना है और यू आर गोइंग बैक टू इंडिया और किसी और कंट्री? पीएचडी के बाद फिलहाल तो मुझे एक जॉब की जरूरत है। मैं जॉब ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कहीं भी, मतलब जापान में ही। जापान फिलहाल सबसे सेफ है हर चीज में, और मुझे पसंद भी आया है यहाँ पर। तो मैं जापान में ही रहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन साथ ही मैं अदर वेस्टर्न कंट्रीज में भी ट्राई कर रही हूँ कि अगर वहाँ पर कुछ जॉब मिल सके तो, क्योंकि मेरे काफ़ी कॉलेज के दोस्त भी वही है, तो एक नोन माहौल हो जाएगा, सब फ्रेंड्स ही हो जाएंगे। बट फिलहाल तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो जापान ही है। मेरा ये था कि मैं शायद पोस्ट डॉक कर लूँगी, लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि मैं पोस्ट डॉक में जाऊँगी। आई थिंक अभी काफ़ी टाइम हो गया है कि मुझे अब जॉब कर लेना चाहिए। सही। और दूसरी चीज़, यहाँ पे काफ़ी गर्ल्स के मुझे मैसेज आते हैं जो पूछती हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड कि क्या जो है जापान जो है वो सेफ है कि नहीं है फीमेल्स के लिए। तो मैं तो काफ़ी बार उनको समझा भी चुका हूँ। अब आप फीमेल हैं और कल्चर भी काफ़ी, और ज़बान भी आपको उनको समझ ईजी आनी है, तो आप बताएं कि क्या जवाब देना चाहिए उनको? जी, ऐसा है कि मैं अपने देश में अगर रात के 2 बजे अकेले मार्केट जा रही हूँ, भले मार्केट बंद हो, लेकिन अगर मैं अकेले कहीं घूम रही हूँ बाहर, घर के बाहर 2 बजे, तो वो सेफ नहीं होता है। डर होता है, एक डर होता है, सुनसान सड़कें होती है, और पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन जापान में कभी मैं 2 बजे निकल जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए, या कुछ वॉक करने के लिए, यूं ही जॉगिंग करने के लिए, और मुझे कोई डर नहीं लगता। भले सड़कें सुनसान हो या भरी हुई हो, या जो भी हो, पुलिस की वैन हो या ना हो,
जापान लड़कियों के लिए बहुत सेफ है। मुझे यहाँ पर कभी डर नहीं लगा किसी चीज़ का। चलें जी, जो गर्ल्स पूछती हैं सेफ्टी के बारे में तो आपको आंसर मिल गया कि जब 2-3 बजे रात को सेफ है तो दिन को आप अंदाजा लगाएं कितना सेफ होगा। और यहाँ के लोग भी वैसे नहीं है जो आपको छेड़ेंगे। वो अपने काम से काम रखते हैं, अपनी ही धुन में रहते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं। वो आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। मतलब अगर आपको मुसीबतें होगी तो आपको हेल्प करने जरूर आएंगे, लेकिन नॉर्मली वो आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं या पलट के देखेंगे नहीं, छेड़ेंगे नहीं, कोई कमेंट पास नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सेफ लगता है। सही। और बाकी जो है काफ़ी सारी आवाम है जो पाकिस्तान से देख रही है आपको, तो क्या मैसेज देंगे आप पाकिस्तानियों को या क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो कहना चाहूँगी कि आप जापान आए, पीएचडी करें, यहाँ की लाइफस्टाइल देखें, यहाँ पे बहुत बढ़िया है। आई एनकरेज एवरीवन टू डू रिसर्च एंड स्पेशली इन जापान। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। और आई थिंक मुझे जो बेस्ट लगा जापान का, मैं चाइना में मास्टर मैंने चाइना में किया, ज़ाहिर मुझे पता तो लग गया जो पीएचडी करते हैं उनका क्या मतलब क्या सिचुएशन होती है। तो चाइना में भी आपको जहाँ भी दुनिया में जाएंगे कोर्सेज करने पड़ते हैं। तो जापान में जो है एक ही कोर्स होता है रिसर्च एथिक्स के नाम से, बाकी कोर्सेज में टाइम ज़्यादा नहीं होता, टू द पॉइंट रिसर्च पे बात होती है, रिसर्च होती है। तो खाम का जो है कोर्स चला के टाइम ज़्यादा नहीं होता और यहाँ पे 3 सालों में डिग्री हो भी जाती है। तो चाइना में भी कभी कभार 3 साल और नॉर्मली 4 साल लग जाते हैं। यूरोप में या अमेरिका में तो 6-6, 7-7 साल लग जाते हैं। बहुत जो होते हैं वहाँ पे बहुत रोते हैं। यूरोप में आप माइंड में रखो कि यूरोप में करना चाहते हो तो 5 साल लाजमी है, अमेरिका चाहते हो तो 5 से 6 साल लग जाते हैं। तो यहाँ पे पीएचडी मोस्ट ऑफ द केस 90% केसेस में टाइम पे हो जाती है और 3 इयर्स में हो जाती है। तो दिस इज व्हाई द जापान इज द बेस्ट। एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि जापान में अभी ऑब्वियसली इंटेलिजेंस की कदर है, लेकिन साथ में हार्ड वर्क की भी कदर है। अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो जापान आपको आपको इनवाइट करेगा, आपको वेलकम करेगा। यहाँ पे मेहनती लोगों के लिए बहुत जगह है। आप जितना मेहनत करोगे उतनी आप यहाँ पे इज्जत कमाओगे, पैसा कमाओगे, लोग आपको मानेंगे। ये मैंने देखा है। अब भले स्मार्ट ना हो, लेकिन अगर आप एफर्ट ले रहे हो तो आपका प्रोफेसर भी आपको बहुत सपोर्ट करता है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जिस तरह जब भी पाकिस्तान इंडिया का प्रॉब्लम होता है तो बीच में एक फैक्टर होता है कश्मीर का। तो आप एक एजुकेटेड इंडिया के नागरिक हैं, तो आप इस चीज़ को, अगर आपके ख्याल में इस चीज़ कश्मीर का सल्यूशन अगर देखा जाए ताकि मसले सॉल्व हों दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो कौन सा सिंपल सल्यूशन हो कि जिससे दोबारा पाकिस्तान के बीच में किसी चीज़ पे इश्यूज ना हो? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से मुझे लगता है बात अगर कश्मीर की करें तो कश्मीर के लोगों को क्या चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ना कि हम इंडिविजुअल देशों को क्या चाहिए। इंडिया को कश्मीर चाहिए या पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए, ये मायने नहीं रखता। कश्मीर के लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि ये मैंने काफ़ी सुना है कि ये 2 देशों के झगड़े के बीच में कश्मीर के लोग जो है वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि हम उनके ओपिनियंस को सुन ही नहीं रहे। उन्हें क्या चाहिए ये मैटर करता है। मतलब पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा है, इंडिया कहता है कश्मीर हमारा है। तो एक्चुअली कश्मीर ना पाकिस्तान का है ना इंडिया का, कश्मीर है कश्मीरियों का, पहला हक तो उनका है। तो मेरे ख्याल से इसका सलूशन वोटिंग होनी चाहिए कंबाइंड पूरे कश्मीर की, कि भाई क्या इंडिया क्या पाकिस्तान, या बिल्कुल फ्रीडम, बिल्कुल आज़ादी के साथ। अब फॉर एग्जांपल मैं ना अभी कुछ दिन पहले तकरीबन 1-1.5 साल पहले, जब कोरोना से थोड़ा सा पहले मैं यूरोप घूमने गया, तो वहाँ पे कंट्री है जिसमें मैं गया था, चेक रिपब्लिक नाम है। उसके साथ ही कंट्री है स्लोवाकिया। तो पहले एक ही कंट्री थे, चेकोस्लोवाकिया। 1993 में वो अलग होना चाहते थे, दोनों का थोड़ा कल्चरल डिफरेंस था, लैंग्वेज डिफरेंस था। तो स्लोवाकिया वाले अलग होना चाहते थे, तो बिल्कुल कोई किसी ने किसी को थप्पड़ नहीं मारा, कोई किसी ने किसी को गाली नहीं दी, जूता नहीं। वो वोटिंग हुई, अवाम ने शायद 54% अवाम ने कहा कि हम अलग होना चाहते हैं, बाकी रिमेनिंग ने कहा कि हम चेक के साथ रहना चाहते हैं, तो वो अलग हो गई। अब जो है चेक रिपब्लिक और चेकोस्लोवाकिया दो अलग कंट्रीज हैं और खुश हैं आपस में, अभी भी रिलेशन सही है। तो इस तरह की ये है कि देश मुल्क कोई भी हो, बड़ा होने से कुछ नहीं होता, उसके जो रहने वाले हैं अगर वो सुकून में हैं, खुश हैं, तो दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। जमीन नहीं होती, जमीन पे रहने वाले लोग मैटर करते हैं। सही कहा मैंने बात? ठीक है। फर्दर और कुछ आप अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा कुछ बताना चाहें, कुछ कहना चाहें? इंडिया की तरफ से सारे पाकिस्तानियों को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।
ठीक है। और काफ़ी दोस्त हैं, काफ़ी लोग हैं जो कश्मीर से भी मैसेज करते हैं, पाकिस्तान से भी करते हैं, बहुत सारे दोस्त जो इंडिया के जो मेन इंडिया वहाँ से भी मैसेज करते हैं। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। और आई होप कि आज जो हमारा थोड़ी बहुत छोटी सी जो डिस्कशन थी काफ़ी आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Yay!